नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इंडियन पॉलिटी सीरीज में आज हम कवर करेंगे ऑर्डिनरी बिल्स होते क्या हैं, किस प्रकार के बिल्स को ऑर्डिनरी बिल्स बोला जाता है और ऑर्डिनरी बिल्स कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं, उनको पास करने की कैसी कैसी प्रोसीजर होती है, किस पूरी प्रोसीजर से निकलने के बाद ये बिल एक्ट बनते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि हमारी पार्लियामेंट में मैक्सिमम जितने बिल्स पास होते हैं वो ऑर्डिनरी बिल्स ही होते हैं। इसके अलावा कुछ मनी बिल्स आते हैं और फिर फाइनेंशियल बिल्स आते हैं जिनको हम अलग वीडियोज़ में कवर करेंगे। इंडियन पॉलिटी के ऊपर हमने काफ़ी और वीडियोज़ बनाई हैं जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल्स को पास करने के लिए एक चीज़ आती है, वो आती है मेजोरिटी। तो हमने टाइप्स ऑफ मेजोरिटी भी कवर किया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, कैबिनेट, तमाम टॉपिक्स को कवर किया है। आज हम ऑर्डिनरी बिल्स को कवर करेंगे। धीरे धीरे हम इंडियन पॉलिटी के बाकी टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जीके, टिक्स और ज्योग्राफी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑर्डिनरी बिल्स होते क्या हैं। ऑर्डिनरी बिल से पहले हम बात करते हैं कि बिल क्या होते हैं। देखिए, बिल एक प्रपोजल होता है लेजिस्लेशन के लिए, फिर जब इस प्रपोजल के ऊपर ड्यूली इनेक्ट किया जाता है तब ये बिल एक्ट बनता है। अब ये ड्यूली इनेक्ट क्या है, इसको हम पूरा अच्छे से स्टेजेस में समझेंगे। तो ध्यान से देखिए कि बिल क्या होता है, एक प्रपोजल होता है लेजिस्लेशन के लिए, जब उसके ऊपर ड्यूली इनेक्ट किया जाता है तब ये एक्ट बनता है। अब पार्लियामेंट में देखो बिल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं ऑर्डिनरी बिल्स, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। फिर एक हमारे पास आते हैं मनी बिल। मनी बिल जो होता है वो पैसे के रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है या फिर ऐसी चीज़ों के लिए जो बिल लाया जाएगा उसको मनी बिल बोलेंगे। एक अलग वीडियो में हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। फिर हमारे पास एक बिल आते हैं फाइनेंशियल बिल्स और फिर हमारे पास एक आता है वो है अमेंडमेंट बिल। आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में जब अमेंडमेंट की जाती है तो उसके लिए भी एक बाकायदा बिल लाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो इस प्रकार के 4 इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं। हम इन चारों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो में ऑर्डिनरी बिल्स के बारे में देखने जा रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल्स होंगे क्या। तो ऑर्डिनरी जो गवर्नमेंट के काम होते हैं, आम जो भी गवर्नमेंट काम करती है, एक्शन लेती है, उसके लिए जो बिल्स लाए जाते हैं उनको ऑर्डिनरी बिल्स बोलते हैं। अब ऑर्डिनरी बिल्स जो है पूरी की पूरी पार्लियामेंट में ये बिल कैसे एक्ट बनते हैं। हमने देखा कि बिल होता है प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, उसके ऊपर ड्यूली इनेक्ट किया जाता है और फिर जाके वो एक्ट बनता है। तो अब हम देखेंगे कि बिल एक्ट कैसे बनेगा। तो इसकी 5 स्टेजेस आती हैं। सबसे पहली जो स्टेज होती है वहाँ पे इंट्रोडक्शन होती है बिल की। यहाँ पे इंट्रोडक्शन के साथ साथ फर्स्ट रीडिंग होती है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो ध्यान रखिएगा, जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कहीं पर भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो लोकसभा में भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन जब हम मनी बिल को पढ़ेंगे तब ऐसा नहीं होगा। तब क्या होगा वो हम उस वीडियो में देखेंगे। लेकिन आपने ध्यान रखना है क्योंकि ये 2-3 चीजें जो है यही डिफरेंस क्रिएट करें। पहली चीज तो जो ऑर्डिनरी बिल है वो लोकसभा, राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। मनी बिल हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। और दूसरी चीज होगी कि ऑर्डिनरी बिल में जब हम पूरी की पूरी 5 स्टेजेस को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ऑर्डिनरी बिल में राज्यसभा भी पावरफुल है, लेकिन मनी बिल में ऐसा नहीं होता है। तो हालांकि कौन सा बिल मनी बिल होगा, 7 पॉइंट्स होते हैं, उसको हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आज हम ऑर्डिनरी बिल्स को देख रहे हैं। तो ये जो ऑर्डिनरी बिल है ये एक्ट बनाने के लिए 5 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। पहली स्टेज में इंट्रोडक्शन होती है, फर्स्ट रीडिंग होती है। इंट्रोडक्शन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कहीं पर भी हो सकती है और ऑर्डिनरी बिल्स को मिनिस्टर भी ला सकता है और बाकी कोई मेंबर भी ला सकता है। बिल्स की क्लासिफिकेशन में एक क्लासिफिकेशन पब्लिक बिल्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आएगी, मतलब मिनिस्टर्स लेकर आएंगे, और एक होते हैं प्राइवेट बिल जिसको कोई भी प्राइवेट मेंबर ला सकता है, चाहे वो पार्टी इन पावर का हो या ऑपोजिशन का हो। इन दोनों के बीच में डिफरेंस को अभी तक हमने कवर नहीं किया है क्योंकि सारी की सारी वीडियोस जो टॉपिक जो है वो एक एक कर ही होंगे। आज हम ऑर्डिनरी बिल्स को कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस वाली वीडियो भी हम बड़ी जल्द लाने वाले हैं जहां पे हम बताएंगे पब्लिक बिल्स और प्राइवेट बिल्स में क्या फर्क होता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब बात क्या हुई कि जो ऑर्डिनरी बिल्स हैं उसको मिनिस्टर भी ला सकता है और बाकी कोई मेंबर भी ला सकता है। लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। सबसे पहली स्टेज में जब इंट्रोडक्शन होती है और जब फर्स्ट रीडिंग होती है तो उसमें डिस्कशन नहीं होती। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट स्टेज में कभी भी डिस्कशन नहीं होगी। यहाँ पे जो भी मूवर है, मूवर यानी या तो मिनिस्टर या फिर कोई भी मेंबर जो उस ऑर्डिनरी बिल को लेकर आया है वो बिल उसे इंट्रोड्यूस करेगा। कैसे इंट्रोड्यूस करेगा? बाय रीडिंग इट्स टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव्स। उस बिल का क्या टाइटल है, पहले वो टाइटल को रीड करेगा और फिर वो उसके ऑब्जेक्टिव्स को रीड करेगा। इस प्रकार से जो ऑर्डिनरी बिल है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो गया। ये है फर्स्ट स्टेज। अब आती है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में सेकंड रीडिंग होती है। अब देखो सेकंड स्टेज जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए, इन दिस स्टेज बिल रिसीव नॉट ओनली जनरल बट आल्सो द डिटेल्ड स्क्रूटनी एंड एज्यूम इट्स फाइनल शेप।
अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें फाइनल शेप जो है वो उसको दी जा रही है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बिल जो है ये जनरल के साथ साथ डिटेल्ड स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी का मतलब होता है अच्छे से छानबीन करना, तो अच्छे से उसको पढ़ा जाता है, छानबीन उसकी की जाती है और उसको फाइनल शेप दी जाती है। ये जो सेकंड स्टेज होती है, सेकंड रीडिंग, इसमें फर्दर 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला आता है स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, फिर आती है कमेटी स्टेज, फिर आती है कंसिडरेशन स्टेज। अब देखते हैं कि सेकंड स्टेज में ये जो फर्दर 3 स्टेजेस हैं इसमें होगा क्या क्या। सबसे पहले बात करते हैं स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन की। अब नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे जनरल क्या होगा, डिस्कशंस होंगी। तो कैसे, जो भी बिल है उसकी प्रिंटेड कॉपीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जितने भी मेंबर्स हैं सारे मेंबर्स के पास जो उस बिल की प्रिंटेड कॉपीज होंगी उसको क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर उस बिल के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी उसमें प्रोविजंस हैं, उन सारों के ऊपर जनरली डिस्कशन की जाती है। दूसरी स्टेज आती है कमेटी स्टेज। अब आपको नाम से पता चल रहा है कि कमेटी स्टेज, तो यहाँ पे कोई ना कोई कमेटी होगी। तो देखिए, जब भी कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है तो यूजुअल प्रैक्टिस ये होती है कि उस बिल को एक हाउस की जो सिलेक्ट कमेटी होती है उसके पास रेफर कर दिया जाता है, उसके पास भेज दिया जाता है। ये जो कमेटी है ये बिल को थोरोली एग्जामिन करती है, डिटेल में, क्लोज बाय क्लोज, यानी ये कमेटी लाइन टू लाइन उस बिल को पढ़ेगी, अच्छे से उसको क्लोज बाय क्लोज देखेगी, एग्जामिन करेगी कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, और फिर अगर इसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं तो वो चेंजेस भी किए जा सकते हैं। इट कैन आल्सो अमेंड इट्स प्रोविजंस, जो प्रोविजंस हैं उनको अमेंड भी किया जा सकता है, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल होगा, जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है, उसके साथ अल्टर नहीं किया जा सकता। तो एक तो होगा मेन प्रिंसिपल, मतलब मेन प्रिंसिपल से मेरा एक एग्जांपल के तौर पे मान लो कि किसान है। अब मान लो किसानों की भलाई के लिए मैंने जो है वो एक बिल मैंने इंट्रोड्यूस किया, तो उसमें किसानों की भलाई जो है वो क्या है, मेन उसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल है। लेकिन अब भलाई कैसे करनी है उसके मैंने 10 तरीके बता दिए। अब कमेटी को लगे कि यार ये जो तीसरा चौथा ये जो पॉइंट है ये कुछ खास नहीं है, ठीक है, इसको चेंज करके इसमें कोई XYZ पॉइंट जो है वो डाल दिया जाए। तो इस प्रकार से अमेंडमेंट, ये क्या हुई, अमेंडमेंट, छोटा मोटा बदलाव, ये बदलाव किया जा सकता है, लेकिन विदाउट अल्टरिंग द प्रिंसिपल, कि जो प्रिंसिपल अंडरलाइंग इट, यानी प्रिंसिपल जो है, मेन प्रिंसिपल क्या है, किसानों की भलाई या किसानों के प्रति जो भी बिल लाया गया है, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल के साथ अल्टर नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि भाई बात किसानों की हो रही है तो तुम लेबर्स की तरफ चले जाओ, या फिर जैसे तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरफ चले जाओ, ऐसा नहीं होगा। अगर किसानों की बात है तो किसानों की होगी, गरीब की बात है गरीब की होगी। तो इस प्रकार से जो है ये अमेंड किया जा सकता है इसके प्रोविजंस को, लेकिन जो प्रिंसिपल्स है उसको अल्टर नहीं किया जा सकता। फिर पूरी की पूरी स्क्रूटनी और डिस्कशन जब हो जाती है, उसके बाद ये जो कमेटी है ये अपनी रिपोर्ट, जो बिल है, ये दोबारा अपने उसी हाउस में, पार्लियामेंट हाउस में जहां पर ये कमेटी बनाई गई है उसमें दे देता है। तो ये है कमेटी स्टेज, और ये इंपॉर्टेंट है। पहले क्या हो गया, पहले हो गया कि थोरोली डिस्कशन हुई, स्क्रूटनाइज किया गया उसको, और फिर आएगी कमेटी स्टेज। यूजुअल प्रैक्टिस है कि जो बिल है उसको सिलेक्टेड कमेटी जो होती है हाउस की, वहां पे रेफर कर दिया जाता है। ये कमेटी एग्जामिन करती है थोरोली बिल को, क्लोज बाय क्लोज डिटेल से उसको देखती है, और अगर कोई उसको लगे कि किसी प्रोविजन में अमेंड करने की जरूरत है तो अमेंड करती है, लेकिन जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है उसको अल्टर नहीं कर सकती है। फिर जैसे ही पूरी डिस्कशन और स्क्रूटिनी हो जाती है तो कमेटी दोबारा वो जो अपनी रिपोर्ट है उस बिल के ऊपर वो हाउस में दे देती है। अब इसके ऊपर थर्ड स्टेज आती है, दैट इज कंसिडरेशन स्टेज। ध्यान देखिए, सेकंड स्टेज की ये फर्दर 3 स्टेजेस हैं, तो हमने पहले देखी, दूसरे देखी, अब ये कंसिडरेशन स्टेज है। अब नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंसिडरेशन होगी। तो जैसे ही बिल को हमने सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा था, जो हाउस की सिलेक्टेड कमेटी थी, सिलेक्ट कमेटी ने दोबारा जैसे ही हाउस में वो बिल दिया, तो अब वहां पे उस हाउस में इसे क्लोज बाय क्लोज डिस्कस किया जाएगा, इसके सारे प्रोविजंस को। पहले क्या हुआ, पहले सिलेक्टेड कमेटी ने इसको क्लोज बाय क्लोज स्टडी किया डिटेल में। अब कमेटी ने डिस्कशन करने के बाद हाउस में दे दिया, अब हाउस में क्लोज बाय क्लोज डिटेल्स में इसको स्टडी किया जाएगा, और इसमें सारे के सारे क्लोज जो हैं उनको डिस्कस किया जाएगा और सेपरेटली अलग अलग वोट किया जाएगा। मान लो जैसे एक बिल है, इसमें 10 क्लोज है, तो 10 के 10 क्लोज के ऊपर सेपरेट डिस्कशंस होंगी, और 10 के 10 क्लोज के ऊपर सेपरेट ही वोटिंग होगी कि हमने ये क्लोज रखना है कि नहीं रखना है। और इस केस में भी, यानी हाउस में भी, अगर मेंबर चाहे तो वो अमेंडमेंट को मूव कर सकता है, और अगर ऐसी कोई अमेंडमेंट बाकी सारे के सारे मेंबर्स के द्वारा एक्सेप्ट होती है तो फिर वो बिल का ही पार्ट बन जाती है। तो या तो सिलेक्टेड कमेटी भी अमेंड कर सकती है प्रोविजंस को, और सिलेक्टेड कमेटी की रिपोर्ट के बाद जब हाउस में आएगा बिल तो उसमें भी अगर कोई मेंबर चाहे तो अमेंडमेंट कर सकता है। लेकिन ध्यान देखिए, ये अमेंडमेंट जो है सेकेंड स्टेज में ही होती है, यानी अभी जो हम सेकेंड स्टेज की सब स्टेजेस देख रहे हैं, तो इसी सेकेंड स्टेज
में ये अमेंडमेंट होती है। अब हम थर्ड स्टेज की बात करते हैं। थर्ड स्टेज में क्या होगा, थर्ड रीडिंग होगी। अब यहाँ पे जो डिबेट होगी ये कन्फाइन होगी टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द बिल एज अ होल एंड नो अमेंडमेंट्स आर अलाउड। मैंने आपको पहले भी कहा अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ सेकेंड स्टेज में होती है, थर्ड स्टेज में अमेंडमेंट नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। थर्ड स्टेज में अब हाउस में सिर्फ ये देखा जाएगा, इस चीज़ के ऊपर डिबेट की जाएगी कि क्या इस बिल एज अ होल इसको हमने एक्सेप्ट करना है या हमने रिजेक्ट करना है। अगर हमने एक्सेप्ट करना है तो फिर एक्सेप्ट करेंगे और अगर रिजेक्ट करना है तो फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अंडरलाइंग एक प्रिंसिपल ये है कि बिल हैव ऑलरेडी बीन स्क्रूटिनाइज्ड ड्यूरिंग सेकंड स्टेज। अब यहाँ पे थर्ड स्टेज में हम सिर्फ और सिर्फ जो डिबेट है वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने में कर रहे हैं, यहाँ पे कोई अमेंडमेंट नहीं कर रहे। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम जब थर्ड स्टेज पे पहुंच रहे हैं तो हमने ये ऑलरेडी मान लिया है कि इस बिल को अच्छे से स्क्रूटिनाइज किया जा चुका है और इसके ऊपर अगर कोई अमेंडमेंट करना जरूरी है तो वो सिलेक्टेड कमेटी और उसके बाद सेकेंड स्टेज में जब कंसीडरेशन के लिए यह हाउस में बिल आया था उस समय मेंबर्स ने अमेंडमेंट मूव कर दी थी और अगर कोई अमेंडमेंट की जरूरत होगी तो उसे ऑलरेडी एक्सेप्ट किया जा चुका होगा। तो थर्ड स्टेज में अब हम यहाँ पे अमेंडमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो सेकेंड स्टेज में हो चुकी है। यहाँ पे अब वोट इस चीज़ के लिए दिया जाएगा कि हमने इस बिल को एक्सेप्ट करना है या हमने इस बिल को रिजेक्ट करना है। ये है थर्ड स्टेज, यहाँ पे थर्ड रीडिंग होती है। अब जैसे ही ये थर्ड रीडिंग हो गई और मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, अब देखो ये जो लाइन है यहाँ पे मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये मेजोरिटी है, ठीक है, मेजोरिटी है। अब यहाँ पे ये कौन सी मेजोरिटी है? टाइप्स ऑफ मेजोरिटी में मैंने आपको बताया था कि 4 तरीके की मुख्य मेजोरिटीज होती हैं, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी। तो अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो मेजोरिटी है टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये कौन सी मेजोरिटी है? इसको हमने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ मेजोरिटी में कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और हमारी प्लेलिस्ट में जाइए इंडियन पॉलिटी, वहाँ पर भी मिल जाएगा। अब यहाँ बात यह है कि फर्स्ट हाउस या तो लोकसभा या राज्यसभा, सबसे पहली स्टेज यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुई, फर्स्ट रीडिंग हुई, फिर सेकेंड रीडिंग हुई। फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ इंट्रोडक्शन हुई जहाँ पे टाइटल जो है वो और जो उसके बेसिक पॉइंट्स है उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, उसके ऊपर डिबेट्स हुई, डिस्कशंस हुई और अगर कोई अमेंडमेंट की जरूरत थी तो उसको अमेंडमेंट को किया। पहले तो सिलेक्टेड कमेटी के मेंबर्स के द्वारा किया गया अगर कोई जरूरत है तो, और उसके बाद सिलेक्टेड कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट्स हाउस में दी, वहां पर भी अगर कोई मेंबर बोलते हैं कि ये अमेंडमेंट होनी चाहिए और अगर उसे एक्सेप्ट किया जाता है तो वो बिल का पार्ट बन गई। फिर थर्ड स्टेज आई, यहाँ पे कोई अमेंडमेंट नहीं होगी क्योंकि जो भी अमेंडमेंट होनी थी वो सेकेंड स्टेज में ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ बात होगी कि क्या इस बिल को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। और अब यहाँ पे आती है मेजोरिटी। तो टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग अगर इस बिल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इस बिल को पास मान लिया जाएगा, यानी जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वो वोट दे रहे हैं उनमें अगर मेजोरिटी इस बिल को एक्सेप्ट कर लेती है तो उस हाउस में इस बिल को पास माना जाएगा। ये होती है थर्ड स्टेज। और ये मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग कौन सी मेजोरिटी में आता है आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और हमारी इंडियन पॉलिटी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी जहाँ पे 4 मुख्य मेजोरिटीज होती हैं, ये थी थर्ड स्टेज। अब जैसे ही मान लो टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग उन्होंने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया, बिल को पास मान लिया जाएगा। जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, लोकसभा के केस में लोकसभा स्पीकर होगा, राज्यसभा के केस में वहाँ का चेयरमैन होगा जो वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। वाइस प्रेसिडेंट को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है अपनी एक अलग वीडियो में, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी पॉलिटी की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उस हाउस का वो उसको ऑथेंटिकेट कर देगा और फिर उसको सेकंड हाउस पे ट्रांसमिट कर देगा कंसीडरेशन के लिए। यानी एक हाउस में जब ये बिल पास हो गया तो अब ये दूसरे हाउस में जाएगा। फिर आती है इसकी फोर्थ स्टेज। अब फोर्थ स्टेज में क्या होगा, फोर्थ स्टेज में जो बिल है वो सेकंड हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब मान लो फर्स्ट हाउस लोकसभा है तो सेकंड हाउस इस केस में कौन सा होगा, राज्यसभा। और मान लो फर्स्ट हाउस राज्यसभा है तो अब यहाँ पे सेकंड हाउस कौन सा होगा, लोकसभा होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, ऑर्डिनरी बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब जैसे ही ये बिल सेकंड हाउस में आएगा, यहाँ पर भी ये बिल पास करने के लिए उसको तीनों स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। कौन कौन सी स्टेजेस है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। और यहाँ पर भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रीडिंग में वही चीजें होंगी जो हमने ऑलरेडी देख ली। अब ये जो सेकंड हाउस है इसके पास 4 अल्टरनेटिव्स हैं कि उस बिल के साथ क्या करना है। पहली चीज, इट में पास द बिल एज सेंट बाय द फर्स्ट हाउस दैट इज विदाउट अमेंडमेंट। अब मान लो लोकसभा में सबसे पहले बिल पास हुआ, वो राज्यसभा में आया। अब राज्यसभा क्या कर सकती है, जिस रूप में ये बिल आया है उसी रूप में एज इट इज इसको पास कर दिया जाए।
सबसे पहले तो ये होता है विदाउट अमेंडमेंट, कोई अमेंडमेंट ना की जाए, कोई बदलाव ना किया जाए, एज इट इज जैसा पहले हाउस ने दिया दूसरा हाउस ने वैसे ही उसको पास कर दिया। ऐसा तब होता है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक ही पार्टी या जो यूपीए या एनडीए है यानी जो भी गठबंधन है उसकी मेजोरिटी हो, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और इसीलिए जितने इंपॉर्टेंट इस देश में आपके पास सेंटर के चुनाव होते हैं उतने ही स्टेट के चुनाव है, क्योंकि जितने जितने स्टेट्स में जो पार्टियां जीत कराएंगे उन्हीं के इवेंचुअली राज्यसभा के मेंबर्स बनेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज इसलिए भी होती है क्योंकि फिर जब राज्यसभा में अगर किसी भी पार्टी की मेजोरिटी में है, जिसकी सरकार है, तो उसके लिए बिल्स को पास करना बड़ा आसान है। अदरवाइज कई बार राज्यसभा में या सेकेंड हाउस में रोक भी दिया जाता है। तो ये पहला ऑप्शन हो गया कि इट में पास द बिल एज सेंट बाय द फर्स्ट हाउस, कि बिना कोई अमेंडमेंट बिना कोई बदलाव किए जैसे ही पहले हाउस ने जिस प्रकार का जिस रूप में वो बिल भेजा है उसको एज इट इज हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और पास कर देते हैं। सेकेंड, इट में पास द बिल विद अमेंडमेंट्स एंड रिटर्न इट टू द फर्स्ट हाउस। अब या तो वो उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेगी या फिर उसको बोलेगी कि अच्छा ये 2-3 चीजें जो है ये मेरे को जच नहीं रही हैं, तो इसको चेंज करके इसमें ये चीजें डाल दो। और फिर वो फर्स्ट हाउस को देगी कि हम चाहते हैं कि आप ये कुछ बदलाव करो, तो फर्स्ट हाउस फिर डिसाइड करेगा कि बदलाव करना है कि नहीं करना है। तो राज्यसभा के पास ये पावर भी है कि अगर उसको वो बिल एज इट इज पसंद नहीं है तो वो उसको अमेंड कर भी क्या कर सकता है, पास कर सकता है, यानी उसके पास पावर है अमेंड करने की। यही फर्क आता है ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में, क्योंकि जो ऑर्डिनरी बिल है वहां पे दोनों हाउस के पास पावर है कि अगर दूसरा हाउस भी चाहे तो उसको अमेंड कर सकता है, लेकिन मनी बिल के केस में ऐसा नहीं होता। यही एक कारण है कि मनी बिल को ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। बाकी मनी बिल को हम एक अलग वीडियो में तो कवर करने ही वाले हैं, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। तीसरा है इट में रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर, कि एक तो है कि एज इट इज़ हम एक्सेप्ट कर लें, एक है कि जी हमें कुछ चेंजेस चाहिए, चेंजेस कर लो, तो हमने पास कर दिया और हम चाहते हैं कि पास करने के साथ साथ ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं, ये कुछ चेंजेस हैं, बदलाव हैं जो आप इसमें करें। तीसरा है कि हमें अच्छा ही नहीं लगा, हम इसको मानेंगे ही नहीं, जाओ क्या करना है। इट में रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर उस बिल को रिजेक्ट कर दिया, नहीं मानना, जाओ। और चौथा है इट में नॉट टेक एनी एक्शन एंड दस कीप द बिल पेंडिंग, या तो एज इट इज एक्सेप्ट कर लो या कुछ चेंजेस के साथ एक्सेप्ट कर लो, या तो है कि हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया। और चौथी चीज है कि हम ना हाँ कर रहे हैं ना मना कर रहे हैं, ठीक है ना। इट में नॉट टेक एनी एक्शन एंड दस कीप द बिल पेंडिंग, हम ना कर रहे हैं ना हाँ कर रहे हैं, बस पेंडिंग पे पड़ा हुआ है। और ऐसे तमाम कई बिल है हमारे जो हमारे राज्यसभा या लोकसभा में लटके रहते हैं, पेंडिंग पे पड़े हुए हैं। तो अब ये 4 मुख्य अल्टरनेटिव सेकेंड हाउस के पास हैं। अब मान लीजिए कि सेकेंड हाउस ने बिल को पास कर दिया बिना अमेंडमेंट के, कोई अमेंडमेंट नहीं की, या फिर जो फर्स्ट हाउस है उसने सेकंड हाउस के द्वारा की गई अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया, कि सबसे पहले फर्स्ट हाउस ने सेकंड हाउस को बिल पास करके भेजा, सेकंड हाउस ने कहा कि ठीक है हम पास करते हैं लेकिन हमें कुछ चेंजेस चाहिए, वो चेंजेस कर दो। फर्स्ट हाउस ने वो चेंजेस एक्सेप्ट कर लिए। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मान लिया जाएगा कि अब ये बिल जो है ये दोनों हाउसेस के द्वारा पास हो चुका है, क्योंकि पहले हाउस ने जैसे ही पास करके दूसरे हाउस में बिल दिया, दूसरे हाउस ने उसको विदाउट अमेंडमेंट पास कर लिया, या फिर दूसरे हाउस ने बोला कि मेरे को ये कुछ चेंजेस चाहिए, फर्स्ट हाउस ने बोला कि कोई बात नहीं जी अभी चेंजेस कर देते हैं, तो फर्स्ट हाउस ने वो एक्सेप्ट कर लिए अमेंडमेंट्स चेंजेस। तो इन 2 केसेस में जैसे ही ये चीजें होंगी तो मान लिया जाएगा कि जो बिल है इसको पास कर दिया गया दोनों हाउसेस के द्वारा। तो जैसे ही दोनों हाउसेस के द्वारा पास हो जाएगा तो फिर उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा उसके असेंट के लिए। देखिए असेंट का मतलब होता है अनुमति, तो प्रेसिडेंट जो है फिर वो उसके ऊपर अनुमति दे देगा। हालांकि प्रेसिडेंट के पास भी पावर है जो हम आगे देखेंगे। लेकिन अब मान लो कि सेकंड हाउस या तो बिल को ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर देता है, क्या मतलब हमें अच्छा ही नहीं लगा, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे इसको, या फिर जो फर्स्ट हाउस है वो सेकंड हाउस के द्वारा की गई अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट कर देता है, कि पहले फर्स्ट हाउस में पास हुआ, सेकंड हाउस में गया, सेकंड हाउस ने बोला कि हमें ये चेंजेस चाहिए, लेकिन फर्स्ट हाउस अड़ गया कि भाई हम ये चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इन अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उसने क्या किया, उस अमेंडमेंट को रिजेक्ट कर दिया। या फिर जो सेकंड हाउस है उसने अगले 6 महीने तक कोई एक्शन ही नहीं लिया, तो इस केस में तो बिल लटक गया। तो अब इस केस में ये जो बिल लटकेगा इसको बोलते हैं डेडलॉक, ये होता है डेडलॉक। तो इस डेडलॉक को रिमूव करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट
समन कर सकता है दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग, कि लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स हैं वो साथ में आएँ, मिलकर बातचीत करें, डिबेट करें, डिस्कशन करें और इसका कोई समाधान निकालें, क्योंकि वो डेडलॉक भरा पड़ा है। तो डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस, दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जॉइंट सिटिंग को समन कर सकता है। अब यहाँ पे मेजॉरिटी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द जॉइंट सिटिंग। अब यहाँ पे जॉइंट सिटिंग में जितने भी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगेन ये मेजॉरिटी है और इसे मैं टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो उसको आप एक बार जरूर देखिएगा। तो ऑल द मेंबर्स, मेजॉरिटी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द जॉइंट सिटिंग अप्रूव्स द बिल। अगर वहां पे जॉइंट सिटिंग में जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वो वोट दे रहे हैं, अगर वो उस बिल को अप्रूव कर देते हैं तो बिल इज डीम्ड, डीम्ड का मतलब होता है मानना, बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। अगर वो उसे अप्रूव कर देते हैं जॉइंट सिटिंग में, जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर्स बैठे होंगे, उसमें जितने भी प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उसमें मेजॉरिटी अगर इस बिल को अप्रूव कर देती है तो फिर इस बिल को दोनों हाउसेस के द्वारा पास कर दिया गया है ऐसा मान लिया जाएगा और इस प्रकार से जो डेडलॉक होगा वो रिजॉल्व हो जाएगा। अब आती है फिफ्थ स्टेज। 4 स्टेजेस होगी। पहली स्टेज में इंट्रोडक्शन हुई, दूसरी स्टेज में अगर अमेंडमेंट होनी थी तो वो ही सिलेक्टेड कमेटी के पास गया, हाउस के पास आया, फिर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हाउस में दी, कमेटी को अगर कुछ अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी कमेटी ने करी, हाउस के मेंबर्स को जरूरत पड़ी हाउस के मेंबर्स ने करी। लेकिन सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में हाउस ने डिसाइड किया इसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। अगर जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट और वोटिंग है उसकी मेजोरिटी इसकी एक्सेप्टेंस में गई तो बिल पास हो गया। फोर्थ स्टेज में फिर ये क्या गया, हमारे सेकेंड हाउस में गया, वहां पर भी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रीडिंग हुई, वहां पर भी फिर डिसाइड किया गया कि या तो बिल एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा या फिर अमेंडमेंट के साथ एक्सेप्ट होगा। तो वहां पे मैंने आपको बताया कि या तो एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया जाए तो बिल पास हो गया, या तो कोई अमेंडमेंट दे और फर्स्ट हाउस एक्सेप्ट कर ले तो पास हो गया। अगर मान लो सेकंड हाउस ऑल टुगेदर एक्सेप्ट करने से मना कर दे या फिर 6 महीने तक अपने पास रखे या फिर वो जो बिल है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स दे और फर्स्ट हाउस जो है वो उस अमेंडमेंट को मानने से मना कर दे तो क्या होगा, डेडलॉक हो जाएगा। फिर क्या होगा, जॉइंट सिटिंग प्रेसिडेंट अगर चाहे तो समन कर सकता है। फिर वो जो जॉइंट सिटिंग होगी वहां पे जितने भी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होंगे उन सारों में जितने भी प्रेजेंट हैं और वोट दे रहे हैं, वो जो कि मेजोरिटी है जिसे हमने टाइप्स ऑफ मेजोरिटी में कवर किया है, उसमें अगर मेजोरिटी उसके पक्ष में वोट दे देते हैं तो फिर मान लिया जाएगा कि दोनों हाउसेज ने ये जो बिल है ये पास कर दिया। अब आती है फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज जो है वो है एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसा हमने पहले भी देखा, एसेंट का मतलब होता है स्वीकृति। तो अब एवरी बिल आफ्टर बीइंग पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ईदर सिंगली और एट जॉइंट सिटिंग, कोई भी बिल है जिसको पार्लियामेंट ने पास किया है, पार्लियामेंट के 2 हाउस लोकसभा राज्यसभा, ईदर सिंगली यानी कि पहले लोकसभा में पास हुआ फिर राज्यसभा में, या फिर पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में, और एट जॉइंट सिटिंग कि दोनों ने डेडलॉक था तो दोनों साथ में मिलके बैठे, बातचीत की, फिर वोटिंग करी और फिर कोई बिल पास हुआ। किसी भी कंडीशन में कैसे भी बिल पास हो, ईदर सिंगली और एट जॉइंट सिटिंग, उसको बाद में प्रेसिडेंट के पास दिया जाता है उसके एसेंट के लिए, उसकी स्वीकृति के लिए। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी 3 अल्टरनेटिव्स हैं। सबसे पहले ही में गिव हिज एसेंट टू द बिल, उसने बोला कि लाओ बिल लाओ, उसने क्या किया, उसने उस पर साइन कर दिया कि चलो जाओ मैंने अपनी स्वीकृति दे दी। ही में गिव हिज एसेंट टू द बिल, उसने अपनी स्वीकृति बिल को दे दी। दूसरा, ही में विदहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल, पहले केस में उसने क्या किया, स्वीकृति दे दी। दूसरे केस में विदहोल्ड का मतलब होता है रोकना, तो दूसरे केस में वो रोक भी सकता है कि उसने अपनी स्वीकृति रोक ली। तीसरा होता है ही में रिटर्न द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द हाउसेज, कि वो अगर उसके पास बिल आया उसको लगा कि यार इसमें कुछ ना कुछ झोल है या इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो वो दोनों हाउसेज जो हैं उनको दोबारा रिकंसीडर करने के लिए भी उस बिल को रिटर्न कर सकता है। ये है प्रेसिडेंट की पावर्स, और पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट को हमने ऑलरेडी कवर किया है, वीटो पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट पावर्स हैं, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन से लेके तो क्वालिफिकेशन सबको हमने कवर किया है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रेसिडेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो ये 3 उसके पास अल्टरनेटिव्स हैं, या तो एसेंट दे देगा, स्वीकृति दे देगा, या अपनी स्वीकृति रोक लेगा, या फिर बिल को रिटर्न कर देगा कि भाई इसमें कुछ चेंजेस कर दो, मेरे को ये चीज़ें जो हैं ये पसंद नहीं है तो इसको चेंज कर दो।
अब मान लो प्रेसिडेंट अपना एसेंट जो है वो बिल को दे देता है, तो क्या होगा, बिल एक्ट बन जाएगा। जैसे ही प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट, अपनी स्वीकृति उस बिल को दे दी, वो बिल उसी समय एक्ट बन गया। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपनी स्वीकृति को विदहोल्ड कर लिया, रोक लिया, तो इट एंड्स एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट। जो बिल है वो खत्म हो जाएगा और वो एक्ट नहीं बन पाएगा। लेकिन ऐसा बड़ा कम होता है, क्योंकि मोस्टली जो प्रेसिडेंट है वो उसको एसेंट दे ही देता है। अब तीसरा आता है, इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल फॉर रिकंसिडरेशन एंड इफ इट इज पास्ड बाय बोथ हाउसेज अगेन विद और विदाउट अमेंडमेंट and presented to the president for his assent, the president must give his assent to the bill। अब यहाँ पे ये जो must है ना, ये must बताता है कि प्रेसिडेंट इतना भी पावरफुल नहीं है। बात क्या हुई, बात ये हुई कि पहले हाउस ने बिल को पास किया, दूसरे हाउस में गया, दूसरे हाउस ने बिल को पास किया, क्या हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि मेरे को थोड़ा सा इसमें झोल लग रहा है, इसको यार थोड़ा सा चेंजेस कर दो, कुछ अमेंडमेंट्स कर दो। अब क्या हुआ, जरूरी नहीं है कि इसकी बातें माननी ही हैं। फर्स्ट हाउस ने इसको बिल को दोबारा पास कर दिया विद और विदाउट अमेंडमेंट, कि एक तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट की बातें जो है वो मान ली गई, और एक हो सकता है कि प्रेसिडेंट की बातों को हमने नहीं माना और फिर हमने बिना अमेंडमेंट के ही उस बिल को फिर पास कर दिया, फर्स्ट हाउस में भी और सेकंड हाउस में भी। तो इस केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल, कि प्रेसिडेंट को उस बिल के ऊपर अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। और यहीं से हमें पता चलता है कि जहाँ पे देने ही पड़ेगी की बात आ जाती है, तो वहाँ से पता चलता है कि प्रेसिडेंट क्यों इस देश में इतना पावरफुल नहीं है। हालांकि हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जब कवर किया था तब हमने बताया था कि ये नॉमिनल हेड है और इसके पास कुछ थोड़ी बहुत रियल पावर्स भी हैं, और उन सबको हमने विस्तार से वहाँ डिस्कस किया था। आप एक बार उन वीडियोस को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर प्रेसिडेंट रिटर्न करता है बिल को, तो हाउस की मर्जी है उसकी बातें माननी है कि नहीं माननी है। विद और विदाउट अमेंडमेंट, जैसे ही दोनों हाउसेज दोबारा उस बिल को पास कर देंगे, प्रेसिडेंट को मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल, वो एसेंट स्वीकृति उस बिल को देनी ही पड़ेगी। Thus the president enjoy only a सस्पेंसिव वीटो। अब इन चीज़ों को हमने वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में कवर किया है, वहां पे आप देख सकते हैं। तो ये होता है ऑर्डिनरी बिल। सबसे पहले हमने देखा बिल क्या होता है, कौन कौन से बिल होते हैं, और फिर हमने देखा ऑर्डिनरी बिल्स क्या होते हैं, नॉर्मल जो कामकाज होता है गवर्नमेंट का उसके लिए लाए जाते हैं, और कैसे ये बिल एक्ट बनते हैं। तो 5 स्टेजेस को हमने उसमें विस्तार से कवर किया। इंडियन पॉलिटी की बाकी वीडियोस भी हमने काफ़ी बनाई हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जीके, ट्रिक्स और ज्योग्राफी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जीके और करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मनी बिल की, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।